Okay, welcome back and a very good morning to all of you. Already messages coming up. Divit Setia, Aditya, Priyank, Priyanshu, Priyanka, Viputan. एक पार्ट हिडन होता है, एक पार्ट विजिबल. चलो मुकुंद, Arav is like the stylish. What is kind of? Okay, Priyank. वही. Actually ना प्रियांशु भी है एक बैच में, एक प्रियांक भी है, प्रियंका भी है, बड़े सारे सिमिलर नाम. अच्छा मैं एक चीज देखता हूँ कि जूम में जो नाम है ना, अगर बड़े होते हैं तो फर्स्ट फ्यू वर्ड अल्फाबेट्स आ जाता है, फिर डॉट 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 आ जाता है. कई बार वो फर्स्ट पार्ट देख के रिमेनिंग पार्ट जज करना पड़ता है. So it becomes a struggle. ठीक है ना. चलो Aditya Bhatia has also sent a good morning message. Mukund has requested something, and that is please send the answers of the sheets that you have sent in the group tomorrow evening. ठीक है ना. And I hope that tomorrow evening I will be also able to give you a sheet on. Let's start. The first thing in the agenda is regarding vector. I think शायद एडिशन तक हम लोगों ने किया था, और पहले फटाफट जो है ना एक रिवीजन कर लेते हैं एडिशन का, फिर हम चलेंगे 3D पे. 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन का मैंने बताया था दो लॉज. क्विक एक 5 मिनट का रिवीजन दे दो फटाफट. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं हम लोग ना, वेक्टर का पहला वेक्टर का हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर के टेल लगाते हैं. ये ए वेक्टर बी वेक्टर, और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ज्वाइन करते हैं, and that is c वेक्टर. यानी c वेक्टर is equal to a वेक्टर plus b वेक्टर. और अगर मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, in that case c वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, phi, that is equal to tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. ठीक है. तो phi is equal to tan inverse of a plus b sin theta by a plus b cos theta. That's the story about phi. ठीक है. चलो, so that was about your triangle law. इसी लॉ को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, and that is then it will be called as parallelogram law. That is like this. This c vector, this a vector, this b vector, ये हो गया parallelogram. अच्छा, इसमें अलग कुछ नहीं है, it is just that यहाँ पे टेल और टेल जो है, जिसमें इसमें हेड के साथ दूसरे का टेल है, इसमें क्या हो रहा है टेल और टेल, बस ये फर्क. इसमें ट्राइंगल कंप्लीट किया जाता है, इसमें पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाता है. इसमें ये रिजल्टेंट है, इसमें डायगोनल रिजल्टेंट है. सो आई थिंक दैट्स इट. बाकी फॉर्मुलेशन तो यही है. दैट्स अबाउट योर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सबट्रैक्शन. सॉरी, एडिशन. नाउ वी लुक एट सबट्रैक्शन. तो सबट्रैक्शन में क्या होता है ना, a minus b will be written as a plus minus b. और हमने देखा था कि what do you mean by minus b vector really? Now it is the same b vector in the opposite direction. तो यानी कुछ नहीं, a ये अगर b वेक्टर है ना, अगर ये b वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे एज माइनस b वेक्टर. फिर ये हो गया c वेक्टर. बस क्या करना होता है इसके लिए, फाई को, सॉरी थीटा को, ये थीटा होता है वी नो, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा. हमें क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करके 180 माइनस थीटा. सो वी हैव टू, इन दिस केस सबट्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे, रिप्लेस थीटा बाय 180 माइनस थीटा. उससे क्या होगा, so therefore c vector will be equal to, magnitude of c vector will be equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta की जगह cos 180 minus theta. But we know that cos 180 minus theta is equal to minus cos theta, और sin 180 minus theta is equal to sin theta. उसका मैं फायदा उठाऊंगा, मैं लिखूंगा a square plus b square minus 2ab
cos थीटा और जो एंगल बनेगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, है ना, b sin थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हुआ, लेकिन वो तो सेम ही होगा, यानी b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा की जगह हो जाएगा a माइनस b cos। ठीक है ना? Fine. So that's about your subtraction. Now we will move on to 3D representation of vectors. देखो वेक्टर हमने जो अभी तक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था 2D में, क्या पढ़ा? मैग्नीट्यूड, यूनिट, कॉमा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में साइन वगैरह ही होते हैं। नाउ अबाउट 3D वेक्टर। 3D वेक्टर का जो जनरल नोटेशन है उसके लिए क्या करना होता है बताता हूं मैं। देखो ये होता है वेक्टर, पहली बात। थ्री डी में क्या होता है पता है? बहुत सारे फिगर्स जो है ना, 3D में एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है? बहुत सारे फिगर्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये हो गया, सपोज ये है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये वाला पार्ट है ये x है, ये वाला जो पार्ट है ये सपोज y है, और जो ये वाला पार्ट है वो सपोज z। अब वो 3D वेक्टर तुमको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। इट्स अ क्यूबॉइड एंड इट इज बेसिकली द 3D डायग्राम। 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल मेथड है, जैसे कोई भी ले लो, a वेक्टर इज इक्वल टू, पहली बात तो मैग्नीट्यूड, यूनिट, कॉमा, अल्फा, बीटा, गामा, where alpha, beta, gamma are the angles with respect to x, y, and z axis. ठीक है? Where alpha, beta, gamma are the angles with respect to z axis. Okay. So it's very difficult to indicate. I know this is alpha, this is beta, and this is gamma. अभी देखो 3D में है, इसको कन्वे करना बड़ा मुश्किल, आई नो दैट, पर अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो अब देखो मैं इस फिगर को दोबारा बना रहा हूं। ये एक्चुअली है, ठीक है ना, और ये हो गया वो ए वेक्टर। अब पता क्या है, सपोज अब मैं अगर तुमसे पूछूंगा बता दो कि tan अल्फा क्या होगा। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दैट इज tan अल्फा बताओ क्या होगा। इनको x y और z ले लो। ये लेंथ x है, ये y है, और ये z। x y z के टर्म्स में तुमको tan अल्फा बताना, प्लीज गो अहेड।
देखते हो कौन क्या आंसर दे रहे हैं। Okay, I'm getting a lot of answers, but interestingly, अभी तक एक भी correct answer नहीं। See, I think who is this? Pratham, or I don't know who is that. मतलब PRATH लिख के आ रहा है, तो प्रथम में अगर है तो इधर कैसे को AY by X इस तरह से नहीं चलेगा। You have to give the answer in terms of X, Y and Z. Okay, interestingly अभी तक एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। ना 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 ना, अभी तक एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। आप सब लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो। मुकुंद y by x plus z, Aditya says y upon under root of x square plus y square, sorry x square plus z square. Priyanshu या Priyank, I don't know, Priyank y by under root of x square plus y square, ना ना, tan alpha हो गया y by x, no no, y by under root of x square plus y z square, no. रुहानी says कि x plus y cos theta, ये कैसा आंसर है? ये तो बिल्कुल डेस्परेट तरीके का आंसर। अबे रेशियो तो होगा ना कम से कम भाई, tan alpha has to be dimensionless, है या नहीं? रेशियो तो रखोगे, मतलब रेशियो ही छोड़ दिए बेटे रुहानी। चलो कोई बात नहीं, ठीक करो। ओके, अभी तक देखो करेक्ट आंसर नहीं आया है। मानिया इज नाउ गिवन y upon under root of x plus z। एक चीज बताऊं मैं मानिया, देखो तुम जो आंसर दे रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू आर गिविंग y upon under root of x plus z। अगर मैं इसको डायमेंशनली देखूं तो y का तो सेंटीमीटर होगा या मीटर मीटर जो भी होगा, और अंडर रूट ऑफ x प्लस yz, अंडर रूट ऑफ x प्लस z, अंडर रूट ऑफ मीटर, तो ऊपर मीटर और नीचे अंडर रूट ऑफ मीटर, ये तो मीटर का अंडर रूट एक रह गया ना। देखो tan अल्फा इज समथिंग बाय समथिंग, दोनों में मीटर मीटर आएगा या सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो tan अल्फा का वैल्यू डायमेंशनलेस आना चाहिए, यूनिटलेस आना चाहिए, तो कईयों का तो यूनिट आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलो एनीवे, क्योंकि एक भी आंसर ठीक नहीं है अभी तक, अब कम से कम 15 जनों ने ट्राई कर लिया ऑलरेडी, मैं अब आंसर दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको 3D में विजुलाइज करो, इट्स इंपॉर्टेंट। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ, ये वाला। अब पता इंटरेस्टिंग क्या है, देख के तुमको अभी फिलहाल तो नहीं लगेगा 3D है, 3D को ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल जॉब, मुझे मालूम। क्या करो ये 90 डिग्री है, तुम बोला ये कैसे 90 डिग्री, ये तो देख के नहीं लग रहा है। अरे बाबा 3D में तो ये दिक्कत होता है, देख के लगता कहाँ है, लगाना पड़ता है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं कैसे दिखाऊं, मेरे पास ऐसे कुछ है नहीं। चलो ठीक है, मेरे पास ना एक डब्बा सा है, मैं देखता हूँ अगर इस डब्बे को मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो कोशिश करने में क्या जाता है, देखो ये रहा डब्बा, सर्फ एक्सेल चलो ये देखो, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन हो गया। तो ये जो लाइन है ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये वाला लाइन एक्स एक्सिस, अभी देखो थोड़ा छुप गया, ढक गया, नीचे एक्स एक्सिस हो गया। तो मेरा जो वेक्टर होगा वो यहां से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, ठीक है ना। अब देखो अल्फा बोलते क्या होगा ना, ये 3D वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये वाला। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, दिस लाइन, दिस डायगोनल लाइन इज बेसिकली दिस। अब थोड़ा विजुलाइज करो, ये जो डायगोनल लाइन है और जो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये कैसे बन रहा है ना। इधर वाला फेस देखो, ये पहले मैंने एक्स एक्सिस बनाया था,
और ये वाला फेस वो वाला फेस है, ये वाला फेस थोड़ा विजुअलाइज करो। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाला फेस। अब देखो ये जो एंगल है, ये देखो ये वाला वो फेस है डायगोनल। कौन सा? ये जो डायगोनल बनाना मैंने, ये वो वाला डायगोनल हो गया। और एक एक्स एक्सिस तो है इधर, तो ये देखो ये वो वाला डायगोनल हो गया। और रुको, ये एक्स गिरने वाला ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मैं गिराई देता हूं जानबूझ के, क्योंकि मुझे कुछ और दिखा रहा है। ये देखो 90 डिग्री निकला है, मैंने गिराया इसलिए सो दैट ये एंगल्स ना मुड़ जाए, समझो ना। तो एक्चुअली पता क्या हो रहा है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। ये एक्चुअली ऐसे है, ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस अगर हुआ तो ये लाइन तो ऐसे हुआ, और ये इसी प्लेन पे ऐसे मुड़ा है। अब तुम बोलो वो तो उधर गया, उधर नहीं गया, ये एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर प्लेन है। तो ये देखो ये 90 डिग्री ही रह जाए, देख रहे हो ना। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। तो वो थोड़ा तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, और इसका नतीजा हुआ कि ये राइट एंगल हुआ। अब मैं इनको नाम दे रहा हूं, ओ ए, इसका नाम देता हूं बी सब। तो ओ ए बी इंटरेस्टिंगली 90 डिग्री है। अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो ये हो जाएगा ओ ए बी। ओ ए क्या है, वो तो एक्स है, लेकिन ए बी क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यानी टेन अल्फा कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स। ये हो गया टेन अल्फा, ठीक है। तो ये टेन अल्फा, और ये आंसर किसी ने तो नहीं, कुछ कुछ नियर बाई थे बट नॉट द एग्जैक्ट। चलो अब टेन अल्फा आ गया, तो अब तो आई थिंक बाकी भी आ जाएंगे, है ना। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा फिर, है ना। तो टेन बीटा हो जाएगा इक्वल टू, अब बताओ टेन बीटा। प्रियंक सेज कि मैंने उल्टा कर दिया गलती से। हाँ वो मैंने देखा। अच्छा अभी भी सवाल रहेगा सौरभ कि वो दूसरा एंगल कैसे 90 डिग्री हुआ। एक्चुअली मैं कर रहा हूँ ना कि थोड़ा विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रहा है, तो कैसे दिखाऊं ये चेक करो। तो एक्चुअली ऐसे कुछ अच्छा चीज नहीं है, बट चलो कोई नहीं। एक्चुअली दिक्कत क्या रहा है देखो, अ, किसी के साथ ही अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। देखो ये एक्स एक्सिस था, ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। और मैं जिस फेस की बात कर रहा हूँ वो ये वाला फेस है। तो एक्चुअली इस फेस पे अगर तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना, देखो कोई भी लाइन ले लो, ये जो मेरा फिंगर है ना, ये अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्चुअली ये इस फेस पे कोई भी लाइन होगा ना, वो 90 डिग्री पे होगा। कोई भी लाइन ले लो, ये मैं उंगली को घुमा रहा हूँ ना, तो इस उंगली के साथ, इस उंगली के साथ एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस बोलते हैं ये वाला लाइन, है ना। ये एक्चुअली कोई भी जो है ना इस फेस पे लाइन 90 डिग्री पे होगा, इंक्लूडिंग द वन दैट आई हैव ड्रॉन, दैट इज द डायग्राम। प्रॉब्लम पता क्या है कि ये जो तुमको ये फेस दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ऐसे है ही नहीं। ये फेस एक्चुअली ऐसे है, ये देखो ये फेस एक्चुअली ऐसे है, समझो ना। और ये जो डायगोनल तुमको दिख रहा है ना, ये डायगोनल यहाँ नहीं है, वो डायगोनल एक्चुअली ये वाला डायगोनल, क्योंकि ये फेस तो इधर हो गया, तो ये वाला डायगोनल। अब इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला लाइन, ये वाला डायगोनल हो गया, ये वाला डायगोनल हो गया। अब मैं इसको यहीं पे स्ट्रेच नहीं रखता, ठीक है, याद रखना इसको। और ये हो गया एक्स एक्सिस, फाइन। तो अब देखो जरा, ये देखो लेके आ रहा हूँ, थोड़ा घुमा दिया। ये एक्चुअली ऐसे है, अकॉर्डिंग टू 3D ऐसे है, पर अब मैं तुमको घुमा के सामने दिखा रहा हूँ। 90 डिग्री हुआ, तो वो चीज है। तभी मैंने बोला ये जो 90 डिग्री दिख रहा है, ये थोड़ा 3D है, अब वो थोड़ा विजुलाइज तो करना पड़ेगा, अब क्या करें। चलो anyway, मैंने फिर tan बीटा भी पूछा था, tan बीटा, ठीक है। tan बीटा हो जाएगा क्या, ना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई वाई। अल्फा एक्स के साथ है, बीटा वाई के साथ है, एक्स छोड़ के बाकी दोनों, वाई छोड़ के बाकी। ठीक है, अब होने लगा, ठीक है, अब होने लगा। एंड देयरफॉर tan गामा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
y square by z। ठीक है, tan gamma यार। ठीक है, अब आंसर आने लगा। चलो गुड, वेरी गुड, नाउ यू स्टार्टेड लर्निंग। अब मैं एक चीज और पूछूंगा, एंड दैट इज फिर मुझे cos अल्फा भी बता दो, है ना? cos अल्फा भी बता दो फिर। अब tan बीटा का आंसर रोक दो बेटे, फिर ना मिक्सअप होने लगेगा। tan बीटा ओवर, मुझे cos अल्फा बताओ। इसी फिगर को देख के बताओ या इसको देख के बताओ, व्हिच एवर इज कंफर्टेबल। आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसमें लेवलिंग ज्यादा बना रखा है, इसमें तो खाली खाली डायग्राम बना रखा है। cos अल्फा जल्दी करो, cos अल्फा। ठीक है, आरव आ गया आंसर, फर्स्ट क्लास। ध्रुव करेक्ट, शेखर नो, अर्णव डन, रोज नो 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 नो, आदित्य भाटिया, आदित्य शर्मा, प्रिया, सब करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्चुअली पता क्या है, अभी इसी राइट एंगल ट्रायंगल को जो बनाया ना, इसी को यूज कर लेना बाबा। cos अल्फा क्या होता है, दिस बाय दिस, ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस दिस, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। therefore cos अल्फा विल बी इक्वल टू x बाय अंडर रूट ऑफ, और इस cos अल्फा को देख के मैं फिर cos बीटा और गामा भी लिख सकता हूँ, y बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, and cos gamma will be z by under root of ठीक है। ओके, अब देखो इंटरेस्टिंगली पता है क्या है, एक रिलेशनशिप और मिलता है, और वो है, जरा ध्यान से देखो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करो तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन वही चीज। So therefore you also have a relationship, and that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। अब पता क्या है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, पता क्या, इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 माइनस सबका साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अपने आप स्टेप्स कर लो खुद से, डॉट डॉट दे दे, मतलब स्टेप्स खुद कर लो, यानी एक और रिलेशन लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा। ये अपने आप कर लो, कुछ नहीं, बहुत आसान स्टेप है। इस cos स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर को एक तरफ ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, देखना है रिलेशन। ठीक है, सो 3 रिलेशनशिप्स और अदर 2 रिलेशनशिप्स, एक cos स्क्वायर का समेशन 1 होता है, साइन स्क्वायर का समेशन 2 होता है। ठीक है, ओके, that was about your representation in 3D and the various angles that relate to it, and also the magnitudes and all. ठीक है, let's move on now. Next step is about unit vector and orthogonal या Cartesian representation. Unit vector क्या होता है ना, तो देखो यूनिट वेक्टर, सपोज एक रेस है या कुछ भी है मतलब, और मान लो सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मान लो 20 डिग्री और 10 मीटर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 10 मीटर कॉमा माइनस 20 डिग्री, क्यों, क्योंकि इस तरफ के जो एंगल को माइनस भी लिख सकता हूँ, उधर से लिखो तो प्लस भी आएगा, बट माइनस लिखो छोटा एंगल आएगा। मान लो एक और वेक्टर इसी डायरेक्शन में है लेकिन 30 मीटर है, तो क्या लिखूंगा, 30 मीटर कॉमा माइनस 20 डिग्री।
एक और वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, लेट्स से 45 मीटर, मैं लिखूंगा 45 मीटर कॉमा माइनस, और दैट्स एक्चुअली वेरी टीडियस, लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ। मान लो सारे वेक्टर उसी डायरेक्शन में, तो बार बार लिखना इज लाइक वेरी टीडियस एक ही चीज पर। इसलिए अब एक साइंटिस्टों ने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। इसका सिंबल थोड़ा अलग, इसको रीड करेंगे एज ए कैप। ए कैप का मतलब कहते हैं यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1। तो मैं क्या लिखूंगा, ए कैप इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी मैंने क्या किया, उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर, एंड दैट आई एम कॉलिंग एज ए कैप। फायदा क्या, फायदा है कि देखो ये जो वेक्टर है ये उसी का 10 टाइम्स है, बाकी तो सब कुछ सेम है। आई कैन इजीली राइट इट एज, ये जो वेक्टर है वो उसी यूनिट वेक्टर 30 टाइम्स है। इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन का तो काम खत्म हो गया। फिर एक बार बस यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो, बाकी तो बस उसी का मल्टीपल में बता दो। ये हो जाएगा 45 मीटर, यानी 45 ए कैप। So this is the benefit of what is called as unit vector. लेकिन एक कैच भी है, क्या कि सपोज कोई बंदा 20 डिग्री पे ना जाके 25 डिग्री पे चला जाता है, तो फिर वहां यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट बेकार। यानी सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो इन दैट केस यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट बड़े अच्छे से यूज किया जा सकता है। दैट इज द रैशनल, द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे इस केस में -20 डिग्री में हुआ, तो कल को हो सकता है कि 40 डिग्री में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कुछ कुछ हो सकता है। Like, I'm not bothered with that. Point is that, point is that ये हो गया यूनिट वेक्टर का फंडामेंटल कंसेप्ट। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सौरभ इज आस्किंग अगर दो वेक्टर पैरेलल हुआ, देखो वेक्टर पैरेलल को हम लोग सेम डायरेक्शन ही मानते हैं। जैसे अगर ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, तो हम उन दोनों को डायरेक्शन सेम मानते हैं, तो सेम यूनिट वेक्टर के टर्म्स का एक्सप्रेस बिल्कुल। जैसे मान लो ये 6 मीटर होगा और मान लो 7 मीटर, और ए कैप, और मान लो दोनों ही एंगल सपोज 20 डिग्री वाला ही लेंगे, है ना। और ए कैप को डिफाइन किया सपोज 1 मीटर कॉमा -20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 6 ए कैप, ये हो जाएगा 7 ए। क्यों, क्योंकि ये मैंने 6 मीटर बोला 6 ए कैप, और ये मैंने 7 मीटर बोला तो 7 चलेगा, ठीक है। That was from question from Saurav Mishra. Okay, now let's move on. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अब इसका फायदा देखो, साइंटिस्टों ने क्या किया, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स वैसे ही डिफाइन किए, आई कैप, जे कैप, और इस तरफ ठीक है, ठीक है, आई कैप, जे कैप, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। ये जो जेड वाला इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है, कैसे, ये जो के होता है ना, ये बाहर की तरफ होता है, ये तो खैर 3D में इसे ऐसे दिख रहा है, बट एक्चुअली तो बाहर की तरफ। अगर एक बाहर की तरफ एरो आता है तो जैसे दिखता है वैसे हमने के कैप का फिगर बनाया, दिस के कैप मींस एरो कमिंग आउट, तुमको टिप दिखेगा ना, वो टिप एरो का, तो वो टिप ये एक एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो हो जाएगा माइनस के कैप, वो ऐसे होता है, ठीक है। माइनस एक हो गया के कैप और एक हो गया माइनस के, ठीक है। तो दैट्स योर। अब देखो इसका फायदा क्या है, अब जरा देखो, सपोज मैं यहां से यहां जा, विच इज 5,2,
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पहले ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो जरा, फटाफट सेंड करो जरा, व्हाट्सएप पे नहीं, जूम पे ही सेंड कर दो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करो ज्योमेट्रिकली, जल्दी करो, क्विकली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्योमेट्रिकली दिस वन। बेटे मैंने ज्योमेट्रिकल बोला है, बहुत लोग कार्टेशियन भेज रहे हैं, चलेगा नहीं, सब लोग कार्टेशियन भेज रहे हैं। ओके, आदित्य हैज गिवन अ पार्शियल आंसर, ओके बट इनकम्प्लीट, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में दो चीजें बताना होता है। ओके, देवादित्य हैज आस्क्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर ज्योमेट्रिकली। चलो, एक छोटा सा गलती किया है आदित्य शर्मा, यू आर ऑलमोस्ट राइट, छोटा सा गलती है। शिखर इज नाउ फाइनली गिवन द करेक्ट आंसर। देखो, पहली बात तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो 5,2 मतलब ये 5 हुआ और ये 2 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी √29, है ना? और ये हो गया वो थीटा एंगल, तो थीटा एंगल क्या, tan थीटा इज 2/5, यानी मैं लिखूंगा √29 मीटर, कॉमा tan इनवर्स ऑफ 2/5, दैट्स द ज्योमेट्री। ओके, और कोई करेक्ट आंसर दिए है क्या? अच्छा आरव, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आरव ने भी करेक्ट दिया, लेकिन वो तुमने tan इनवर्स का 1 भी लिखा ना, तो मैंने ना 12 पढ़ लिया। ठीक है ना, चल कोई बात। अर्णव ने भी करेक्ट आंसर दिए थे क्या? सर मैंने ही ऐसे लिखा है कि वो tan इनवर्स का 112 लग रहा है। हाँ, वो मुझे 12 लग गया, इसलिए मैंने कहा, वो एक्चुअली गैप नहीं दिया ना, तो tan इनवर्स का -1 और 2/5, तो मैंने 12 पढ़। चलो ठीक है, प्रियंक इट सीम्स आल्सो हैज गिवन द राइट आंसर। चलो ठीक है, देयर विल बी फ्यू राइट आंसर्स, ऑफ कोर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई कठिन क्वेश्चन तो पूछा नहीं मैंने। अच्छा, अब इसके बाद देखो, जो मेन रीजन था टू इंट्रोड्यूस कार्टेशियन एंड लाइक दिस, कि अगर मुझे यहाँ पे पहुंचना है तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचो और फिर यहाँ चले जाओ, यानी वही 2 स्टेप। तो पहले यहाँ पहुंचो, कितने यूनिट्स पहुंचोगे? 5 यूनिट्स। तो हमने आई कैप को क्या कर दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स जा रहे हो, यानी 5 आई कैप जा रहे हो। तो देयरफॉर इसी को कार्टेशियन तरीके से, इसी वेक्टर को लिखने का तरीका बन गया है। सो नाउ टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग कार्टेशियन, और इसका एक और नाम है ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है? तो कार्टेशियन में क्या हो गया, एस वेक्टर इज इक्वल टू, पहले 5 आई कैप प्लस 2 जी। तो पहले देखो एक्स एक्सिस के अलोंग गए, तो आई कैप कितने यूनिट गए, 5 यूनिट, इसलिए 5 आई कैप। और देखो अब ये देखो, तुम वाई एक्सिस के अलोंग नहीं जा रहे हो, लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल तो जा रहे हो, तो देयरफॉर इट विल बिकम 2 जी। यानी इस वेक्टर को अब मैं 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, ठीक है? सो दैट इज आल्सो अ वे ऑफ राइटिंग द, ठीक है? So that was about your कार्टेशियन सिस्टम है। लेकिन यू नो व्हाट, कार्टेशियन का फायदा समझो। अच्छा, एक काम करो, सपोज मैं यहां से ऐसे जाता हूं, 2 लेट्स से 8,7, ठीक है? तो और इसको मैं S1 वेक्टर नाम दे देता हूं, S2 वेक्टर ये होगा। तो S2 वेक्टर क्या होगा ना, ये यहाँ पे 5 और आगे 8, यानी ये 3 हो गया, ये 3 यूनिट्स है, ये वाला 3 हो गया, और यहाँ पे 2 था और ये 7 है, यानी ये कितना हो गया, 5 यूनिट्स। यानी S1 वेक्टर हो गया 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप
और S2 वेक्टर हो गया कितना, नेक्स्ट के अलोंग 3 जाऊंगा तो 3i कैप प्लस y के अलोंग क्या 5 जाऊंगा तो 5j। बट टेल मी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज दिस S। तो अगर मैं सीधा यहां से यहां जाता हूं तो क्या आएगा, 8,7 है, यानी S वेक्टर इज व्हाट 8i कैप प्लस 7j कैप। लेकिन S वेक्टर पहुंचने के लिए, S वेक्टर पहुंचने के लिए मेरे पास ये भी तो एक तरीका है कि पहले S1 जाऊं मैं वेक्टर ओरिएंटेशन से, फिर S2 वेक्टर कवर करूं, तो भी तो मैं वहां पहुंच रहा हूं। So therefore essentially S vector is what S1 vector plus S2 vector। जरा करके देखा जाए तो क्या आ रहा, 5 plus 3 8i क्या 2 plus 5 7 6। यानी अब समझ रहे हो कार्टेशियन हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार्टेशियन में अगर एडिशन करते हो ना वही चीज आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नॉट ओनली दैट, अगर माइनस भी करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ये हो गया S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, ही तो यार, और तुम बोलो नहीं मैं तो S1 वेक्टर माइनस S2 वेक्टर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 minus 3 2i क्या 2 minus 5। अब समझ आ रहा ना कि कार्टेशियन का बेनिफिट क्या, कार्टेशियन में कोई झंझट नहीं, और ज्योमेट्रिकल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों कि ज्योमेट्रिकल में अगर एडिशन करना होता है सब्ट्रैक्शन करना होता है, दोनों में क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब वो कभी माइनस भी होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, और उधर tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, और ये हमेशा कैलकुलेशंस आसान होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, और अंडर रूट वगैरह वैसे भी टाइम ज्यादा लगता है और एग्जाम में कैलकुलेटर भी नहीं है। So therefore geometrical is not the preferred way of representation of vectors, लेकिन वही बात है, मजबूरी का नाम गांधी जी, हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। So that's why, so therefore S1 plus S2 is equal to 8i cap plus 7j cap, and S1 minus S2 is 2i cap minus 3j cap, and that's how Cartesian is so easy। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो क्या आएगा, ए वेक्टर हो गया ax i cap प्लस ay j cap प्लस az k cap, बी वेक्टर हो गया bx i cap प्लस by j cap प्लस bz k cap, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू ax प्लस bx i cap प्लस ay प्लस by j cap प्लस az प्लस bz। और अगर माइनस करना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो भाई कितना आसान। Okay, Aravind asked a question that is the displacement equal to final vector minus initial vector या प्लस होता है। ओके देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, डेफिनेशन बड़ा क्रिटिकल है, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट तुम कई स्टेप्स में कर रहे हो तब तो स्टेप्स वाले को ऐड करो, है ना, बट डेफिनेशन वो नहीं है, डेफिनेशन वही है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो हम यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे थे जब ये, प्लस तो मैंने बोला ना, देखो कोई भी वेक्टर को तुम कितने भी वेक्टर के प्लस में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो एक अलग कहानी कि जैसे मान लो कि तुम एक डिस्प्लेसमेंट किए, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट किए, फिर तीसरा डिस्प्लेसमेंट किए, फिर चौथा डिस्प्लेसमेंट किए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चारों का समेशन। लेकिन अगर तुम डेफिनेशन देखो तो ये नहीं है, डेफिनेशन क्या है कि जो फाइनली तुम पहुंचे उसके पोजीशन वेक्टर को फाइनल पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जहां से स्टार्ट किए इनिशियल उसको इनिशियल पोजीशन वेक्टर कह दो। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि जरूरी थोड़ी कि तुम फाइनल इनिशियल से फाइनल वैसे ही चले गए, हो सकता है इनिशियल से कहीं गए, फिर और कहीं गए, फिर और कहीं गए, फिर और कहीं गए, फिर फाइनल पोजीशन पे गए, तो तुम कई सारे स्टेप्स चले गए ना। तो अगर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो इन दैट केस क्या होगा, सारे स्टेप्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का एडिशन हो जाएगा। पर ये डेफिनेशन नहीं है, पर हाँ ये भी बराबर होगा, वो एक अलग बात, ठीक है ना। जैसे खर्चा कितना किए, बहुत सिंपल है, घर में वापस जो पैसा है वो गिन लो, घर से जब निकले थे तब पैसा गिन लो, तो इनिशियल पैसा माइनस फाइनल पैसा इज इक्वल टू खर्चा। डेफिनेशन यही है, पर इसके एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, और वो क्या है
कि जैसे तुम घर से निकले तो पहले दुकान में कितने खर्चा किए, अगले दुकान में कितने खर्चे किए, अगले दुकान में कितने स्पेंड किए, उसके अगले दुकान में कितने स्पेंड किए, इन सबको ऐड कर लो तो भी एक्सपेंडिचर निकलेगा। पर ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन है इनिशियल मनी माइनस फाइनल मनी। पर उसी चीज को कैलकुलेट करने का ये भी एक तरीका है कि तुम हर दुकान में जो खर्चे हैं वो ऐड करते जाओ, ठीक है। तो वही चीज डिस्प्लेसमेंट में भी है। तुम अगर स्टेप्स में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो होगा समेशन। पर डेफिनेशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पर हाँ, ये दोनों कंसेप्ट बाद में तुमको फाइनली सेम रिजल्ट देंगे, ये चीज, ठीक है। चलो, आई होप यू गॉट द पॉइंट अभी। तो दैट वाज अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट या कोई भी वेक्टर मतलब, और इन जनरल कार्टेशियन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एक चीज देखा होगा, कार्टेशियन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, वो तो बच्चों वाले खेल है। प्लस वन टू वाले एडिशन है, एक्स बी एक्स ऐड करो, ए वाई बी ऐड करो, एजेड बी जेड ऐड करो, ये कौन सी बड़ी बात। या अगर माइनस करना दोनों को माइनस कर लो, ये कौन सी बड़ी बात। एंड दैट इज वेयर कार्टेशियन विंस ओवर ज्योमेट्रिक। लेकिन क्वेश्चन तो ज्योमेट्रिकल के भी आ सकते हैं, हम डिच नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते, हमें सीखना दोनों ही। ये क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, ठीक है ना। आदित्य का नाम आज तो क्या मल्टीप्लाई भी करते हैं ऐसे करके। मल्टीप्लाई थोड़ा उससे मुश्किल है, बल्कि अगला टॉपिक यही हम करने वाले हैं, मल्टीप्लाई ही करने वाले, ठीक है। और उसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इस दैट कि सपोज सपोज मैं कहता हूं सपोज मैं कहता हूं कि दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो सेम है एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, देखो ध्यान से। व्हाट इज द कंडीशन, ये किस कंडीशन पे होगा बताओ, जल्दी करो। कि दो वेक्टर्स को ऐड करो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है, और दोनों को माइनस करो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर। देखो मैग्नीट्यूड ना हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं। अगर देव से इसकी 0 होना चाहिए, प्रियंक से इसकी 0 होना चाहिए, एंगल शौर्य से 45 डिग्री होना चाहिए, प्रथम से 90 डिग्री होना चाहिए, शौर्य 90 डिग्री बोला था पहले, सौरभ 180 डिग्री, आरव 120 डिग्री और अर्नब 90 डिग्री। ये सारा अभी तक आंसर है। अभी 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 एक और आया, आदित्य भाटिया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एक और आया दैट इज कि वो 90 डिग्री होना चाहिए, और सॉरी 0 डिग्री का भी आंसर आ, बट अब ज्यादातर आंसर 90 डिग्री का, दैट्स द गुड साइन। तो हमें पता है कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी बराबर होगा, तो स्क्वायर कर लेना अच्छा रहेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos। तो हमें पता है माइनस करने पे ये आता है, a स्क्वायर b स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, इधर लेके आ जाओ। then 4ab cos थीटा is equal to 0, ठीक है। तो यानी cos थीटा 0 यानी थीटा is equal to 90 डिग्री आंसर। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी भी है, इस हो सकता है तुम बोलोगे a को 0 कर लो, है ना, a को 0 कर लो या b को 0 कर लो। तो हम लोग ना नल वेक्टर्स को ऐड करके जो बनता है वो हम लोग स्टडी नहीं करते, तो लेट्स नॉट लुक एट दैट। तो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर थीटा 90 डिग्री यानी a और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी हो पाएगा। फाइन, चलो ठीक, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इंटरेस्टिंगली दो टाइप, एक है स्केलर प्रोडक्ट
जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। वो इसलिए कि इनके सिंबल डॉट होता है, ए डॉट बी। नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए इसका आउटपुट जो है स्केलर, बोथ रिकॉन्साइल। डेफिनेशन क्या है? सो definition is mod A vector mod B vector into cos theta। कई बार से ये अजीब गरीब डेफिनेशन कहां से आ गई, mod A mod B cos theta। तो देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है ना, रियल फिजिक्स को देख के इंस्पायर होके उसके नीड को फुलफिल करने के लिए डिफाइन किया। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ना, ये वर्क डन को देख के दिया। ये डेफिनेशन दिया गया वेक्टर के जो मल्टीप्लिकेशन वो नेचुरल नहीं है। जैसे मान लो 2 into 3 हम लोग नेचुरल मानते हैं कि 6 होगा, ऐसे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नहीं है, वो डिफाइन करना पड़ता है बेस्ड ऑन व्हाट इज रियली सीन इन आवर फिजिक्स। तो ये डेफिनेशन दिया। इसका मतलब समझो, अगर मान लो थीटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है, तो ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव है। ए डॉट बी हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? जीरो भी आ सकता है, अगर मान लो इनमें से कोई जीरो है तो जीरो है, पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो। लेकिन ये जो जीरो है ना, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक वेक्टर ही खुद नल वेक्टर। देखो इन प्रैक्टिकल तो हम लोग करेंगे नहीं, बट थ्योरेटिकल तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने जीरो का भी प्रोविजन रखा। ठीक है, या इसको इस तरह से लिख लो कि अगर मॉड ए मॉड बी जीरो नहीं है, इन दैट केस ये हमेशा पॉजिटिव, और उन दोनों में से एक या दोनों ही जीरो है, तो इन दैट केस तो क्या कर सकते हैं? अगर थीटा 90 डिग्री होगा, ए डॉट बी जीरो होता है, और अगर थीटा बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री हो जाएगा, तो दैट केस क्या आएगा? नेगेटिव है। So that's about your A dot B. Okay? That's about your A dot B. अगर थीटा बिटवीन 0 90 तो प्लस और जीरो, लेकिन ये जीरो बहुत रेयरली होगा। ये तभी होगा जब अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो। थीटा 90 डिग्री पे जीरो होगा और बिटवीन 90 एंड 180 पे नेगेटिव है। सो दैट्स द डेफिनेशन। अब एक काम करो, Sankar has asked a question that is this related to repeated addition? No. Definition of multiplication is now totally changed. It is utilitarian. मतलब जिस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है उसी तरीके से डिफाइन किया गया है। ये डेफिनेशन बाय द वे वर्क डन को देखते हुए डिफाइन किया गया, क्योंकि वर्क डन का जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। इसके ऊपर ऑब्वियसली वर्क एनर्जी चैप्टर में और डिटेल में हम बात करेंगे। तो दैट्स हाउ, यानी देख के डेफिनेशन दिया गया, ना कि उल्टा। ठीक है ना? एक्चुअली क्या है ना, अगर बिटवीन 90 और 180 डिग्री होगा तो इन दैट केस नेगेटिव, और अगर एक नल वेक्टर तो जीरो, तो चलो जीरो का प्रोविजन रख लेता हूं। ठीक है ना? या एक काम करें, एज्यूम mod a not equal to 0 एंड यानी नल वेक्टर हम हैंडल नहीं कर तो और अच्छा है। इन दैट केस क्या होगा, ये जीरो का प्रोविजन ही खत्म। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि ना ए वेक्टर नल वेक्टर है और ना बी वेक्टर नल वेक्टर है। इन दैट केस यही रहे। ठीक, और एज आई सेड, ये डॉट प्रोडक्ट का सॉरी डॉट प्रोडक्ट और जो स्केलर प्रोडक्ट उसका डेफिनेशन कहां से आया? नहीं, वर्क डन को देखते हुए डिफाइन किया गया। वर्क डन इज बाय द वे दिस। इसमें देखो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और मल्टीप्लाई भी हुआ है, और आंसर स्केलर आता है। वी नो दैट वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट मूव ऑन नाउ। अगर इस डेफिनेशन को देखते हुए मैं तुमसे पूछूंगा ये फॉलोइंग डेफिनेशन, आई डॉट जे, आई डॉट के, और सिमिलरली फिर जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के, फिर के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। तो ये अपना सेट अपना खुद बना लेना। अभी तीन का तो बता ही दो। आई डॉट आई कौन सा केस है? थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, आई डॉट आई, तो इट इज मॉड आई इंटू कॉस 0, सब कुछ तो 1 है, इक्वल टू 1। इन आई डॉट जे, आई और जे तो 90 डिग्री होता है ना, यानी 0, आई और के 0। दैट्स हाउ
the three dot products or the three main dot products will behave. I dot I अलग, I dot J अलग और I dot K अलग. सिंपल है, कोई इससे ज्यादा दिक्कत वाली बात. अब एक काम करते हैं, ये जो डेफिनेशन मैंने दिया ये ज्योमेट्रिकल से आया, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल. एक चीज याद रखना, सारे डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल से ही आया. क्यों? क्योंकि पहले वेक्टर ज्योमेट्रिकल ही था. कार्टेशियन तो उसके 100 साल बाद आया. तो 100 साल बाद जब कार्टेशियन आया तो कार्टेशियन को थॉट को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, पर तब तक वेक्टर के सारी चीजें कंप्लीट हो चुका था, इसलिए डेफिनेशन सारा ज्योमेट्रिक, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, और अब मैं देख रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट हो, सब उसी के कंटेक्स्ट. नाउ लेट अस डू अ जनरल कार्टेशियन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट. लेट्स सी. तो अगर मैं कार्टेशियन में करूंगा इसको तो क्या होगा ना, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और जो बी वेक्टर है वो होगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. अब अगर तुम a डॉट भी निकालोगे तो बड़े सारे टर्म्स आएंगे. तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन a डॉट b. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ax bx i डॉट i प्लस ax by i डॉट j प्लस ax bz i डॉट k. ऐसे सारे टर्म्स आएंगे. चलो मैं फॉर्मेलिटी पूरा कर ही लेता हूं जब शुरू किया होगा. फिर ay के साथ यानी ay bx j डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k प्लस az bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k. तो एक्चुअली इसका अगर प्रूफ देखोगे तो यही तरीका है. वो अलग बात है, ये बड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे. होने के बाद तो रिजल्ट बड़े आसान लगते हैं, बट देन एटलीस्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड. तो i डॉट i तो रहेगा, i डॉट j ये देखो 0 यानी खत्म हो जाएगा, i डॉट k खत्म, j डॉट i खत्म, j डॉट j रहेंगे, ये j डॉट j भी 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेम रूल. j डॉट k खत्म, k डॉट i खत्म, k डॉट j खत्म, k डॉट k रहेगा. ये तो सारे 1 1 1 है, चाहे i डॉट i हो, चाहे j डॉट j हो, चाहे k डॉट k हो, सब 1 1 1. यानी क्या निकला फाइनली ना, ax bx प्लस ay by प्लस az bz. देखो सिंपल. तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. तो यानी थोड़ी देर पहले कोई तो पूछ रहे थे कि क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसे कर दूं ऊपर नीचे, तो आंसर इज डॉट प्रोडक्ट है तो कर सकते, पर मिक्सअप नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे. तो देखो ax bx ay by az bz, सो सिंपल. तो यानी फाइनली अब मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ का जगह, तो क्या प्रूफ तो हो ही गया. तो यहीं पे लिख देता हूँ इसका फाइनल आंसर. तो a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz. और सुनो, ये जो आंसर आया ना, इसके साथ कोई आई कैप जे कैप के कैप मत लगा देना. क्यों? मैंने पहले ही बोला ये स्केलर प्रोडक्ट, यानी ये ऐसे एक प्रोडक्ट है जिसमें दो चीजों को मल्टीप्लाई करके स्केलर आंसर देना. बी केयरफुल. ठीक है, तो ये होगा डॉट प्रोडक्ट. अच्छा, अब मैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, दैट इज ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. ये बी वेक्टर xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k. क्वेश्चन इज
find x so that the angle between a vector and b vector acute perpendicular obtuse. Go ahead. That is the question. So the question is that x का वैल्यू या वैल्यूज बताओ. कई बार रेंज भी आ सकता है. तो x के बारे में तुमको बताना है बेसिक. चाहे वो रेंज बताओ चाहे पर्टिकुलर वैल्यू बताओ. दैट्स अप टू यू. सो दैट वेक्टर के बीच के जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, वो एक्यूट हो, बी वाले केस में परपेंडिकुलर हो और सी वाले केस में ऑब्ट्यूज. यस, सिंपल क्वेश्चन. गो अहेड एंड गिव मी द आंसर. Yeah. Who is the first to give the answer? Let's see. Okay. Arav has given one answer. I'm waiting for more. ठीक है. Arnav has given the entire set of answers. ठीक है. Shekhar, Saurav, Rasuk, Arav has now given the remaining answers also. ठीक है. Now Saurav has given some more answers. Palak भी है. Rasuk, Saurav Kumar ने part answer दिए. ठीक. Okay. So like we will again hit the button by saying what? A dot B. ठीक है. A dot B क्या होगा? 2x minus 6 plus 12. So that's equal to 2x plus 6. अब अगर ये 0 होता है तो परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव होगा तो एक्यूट. तो दिस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x plus 6 is equal to 0, यानी x इक्वल टू -3 फॉर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. तो a डॉट b तो इतना हो रहा है. तो अगर ये लेस देन 0 हुआ, 2x plus 6 less than 0 implies x less than -3. तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल. और अगर ग्रेटर हुआ एक्यूट एंगल, यानी 2x plus 6 greater than 0 implies x greater than -3. It will be an acute angle.
ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ, ये -3 वाला पार्ट हो गया है ना यहाँ पे, और इस तरफ ये हो गया परपेंडिकुलर के लिए, और x लेस देन -3 पे ऑब्ट्यूज, लाइक इधर वाले में ऑब्ट्यूज और उधर वाले में x के पूरे रेंज कवर हो गया, है ना। अगर मैं नंबर लाइन में देखता हूँ तो पूरा x का रेंज कवर होगा, -3 पे परपेंडिकुलर, -3 के इस तरफ ऑब्ट्यूज और -3 के उस तरफ x, राइट। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स यूटिलिटी. Simple question to start off with. तो बाय द वे डॉट प्रोडक्ट यूज कहाँ होता है, तो मैंने अभी बताया था, दो फार्मूला बता रहा हूँ फिजिक्स का, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी. ये कॉमनली यूज्ड है, ऐसे नहीं कि यही अकेले है, और भी है, बट लाइक कॉमनली यूज्ड आर दीज ओनली, ठीक है ना. So commonly used are these only, and that is work done is equal to force dot displacement and instantaneous power is equal to force dot velocity. So these are what the two instances are. Fine. So let's move on now. जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज फोर्स इज इक्वल टू 20 I cap plus 3 J cap plus 2 K cap. इसको 2 कर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 I cap minus J cap plus 6 K. ये दिया हुआ, मास दे रखा है 4 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना. इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड. फाइंड final velocity. Go ahead. I think that would be the last question that we can probably handle today. Force given है, displacement given है, mass दिया हुआ है, initial speed दिया हुआ है. Find the final speed. Final speed पूछा. Okay, I've got a quick answer, and that is from Pratham Sharma, and that is root under 217 by 2. Okay, interesting. देखते हैं. Only one answer till now. Pratham, and that is root under 217 by 2. Okay, more also answers are coming up, and the same answer is coming up, and that is root under 217 by 2. चलो ठीक है, probably it's on the right lines, and that's why maybe that's the answer that is coming up. Repeated. Okay, तीसरा चौथा आंसर सब आपका ही, सबका ही. So Rohani, Shikhar getting the same answer. पहली बात तो work done. Work done is 2 4 2 8, 3 2 minus 1 12. That's like 17. 8 plus 12 20 minus 3 is 17. That's the work done. Now we know that work done is equal to change in kinetic energy. That's work energy theorem you must have studied in class 9. So therefore I can say that 17 is equal to half m v square minus u square, that is 10 square. तो ये 2 हो गया 17 by 2. So therefore you have v square is equal to 100 plus, so it is equal to 217 by 2. So you have v is equal to under root of okay. So v is equal to under root of 217 by 2. चलो ठीक है, that's right.
I think we are all getting the same answers. Priyank has given the same. Shikhar, Rohani, Arav, Arnav also. ठीक है, Pratham, everybody. Oh, Priyank Agarwal also. Chalo, okay, that's great. So with that, we almost come to the end of the day session, and with that, we also more or less come to the end of dot product. Tomorrow's agenda will be cross product, and then some situations, questions, and after that, we will wind up the discussion on vectors and move on to either maybe one or two instruments, depends on what exactly shapes up. या तो एक आध instruments कर लेंगे, vernier caliper और screw gauge, और नहीं तो हम लोग चलेंगे फिर motion in one dimension के starting. ठीक है? चलो, okay, that's it for today. Thank you very much. Thank you. Tomorrow, have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you and have a good day. Bye bye. Sir. Thank you. Bye bye. Thank you and everybody. Aditya, Priyank, everybody.